प्राथमिक क्रियाकलाप वह क्रियाकलाप होते हैं जो प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर होते हैं, जिनकी पूरी निर्भरता प्रकृति से होती है। तो आज अपन इसमें पढ़ेंगे कक्षा 12 का अध्याय 4 प्राथमिक क्रियाकलाप। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक नंबर 1 प्राथमिक क्रियाकलाप एवं इसके क्षेत्र। तो अपन ये देखेंगे कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं, तृतीय क्रियाकलाप क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर रहता है। आज अपन सिर्फ प्राथमिक क्रियाकलाप के ही बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद अपन द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है। उससे पहले अपन को जानना यह जरूरी है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों किए जाते हैं। ये सभी किसके लिए किए जाते हैं? कैपिटल के लिए। कैपिटल मतलब पैसा, जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो आर्थिक क्रियाकलापों में मानव के उन क्रियाकलापों को जिनमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। तो यह देखा जाए कि मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई स्रोत है तो वो क्या है? आय। तो यह आय किसी भी प्रकार से हो सकती है। आय से तात्पर्य जैसे 4 क्रियाकलाप हैं, इसमें देखा जाए प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो इसमें अपन इसको कैसे बांटते हैं? तो इन क्रियाकलापों को किस आधार पर बांटा जाता है? इन क्रियाकलापों को बांटा जाता है तकनीकी ज्ञान प्लस कौशल के आधार पर बांटा जाता है। यह देखा जाता है कि जहां पर अच्छी तकनीकी है और जहां पर अच्छे कौशल है, कौशल से तात्पर्य है कि कौशल श्रमिक, और ये भी कह सकते हैं अपन कि स्किल लेबर। जहां पर अच्छी स्किल लेबर है वहां पर ये क्रियाकलाप बढ़ते जाएंगे। जैसे कि अपन देखा जाए कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलापों से तात्पर्य है कि जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं पर निर्भर रहे, पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर। इस प्रकार के व्यक्ति में स्किल बहुत ही कम होती है। स्किल से मतलब यह है कि यह एक दिमागी शक्ति होती है और एक होती है शारीरिक शक्ति। जो ये लेबर लोग हैं या जो काम धंधे करने वाले लोग हैं, इनमें शारीरिक शक्ति अधिक होती है। और जो ये पेशेवर लोग रहते हैं जैसे कि ऑफिसर, इसके बाद सेवक कर्मी, इनमें दिमागी स्किल ज्यादा रहती है, इसलिए इनको 2200 कैलोरी दिन में आवश्यकता पड़ती है, जबकि इनको काम मजूरी करना पड़ता है, दिहाड़ी करनी पड़ती है, इनको तगाड़ियां डालनी पड़ती है। जैसे कृषक है, कृषक को बार बार खेत में जाना पड़ता है। उसके बाद यदि ट्रैक्टर उसको जुताई करने के लिए नहीं मिला तो वह बैलों से जुताई करता है। इसके बाद वह फावड़ा चलाता है, इसके बाद वह गेंदी चलाता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप आते हैं शारीरिक क्रियाकलाप में। और शारीरिक क्रियाकलापों में अपन देखते हैं कि इनको 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 2200 कैलोरी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इनको सिर्फ ऑफिस में बैठकर वर्क करना पड़ता है, जबकि जो शारीरिक क्रियाकलाप है, किसान के पास मछली पकड़ने वाला है, खनन करने वाला है या कोई मजदूर है, जिनके पास स्किल कम है इसलिए उनकी तकनीकी का स्तर भी कम है। स्किल कम क्यों है? क्योंकि इन्होंने पढ़ाई या स्नातक डिग्री या अपने जीवन में जो एकेडमिक डिग्री है इन्होंने इसको हासिल नहीं किया। जबकि जो ये दिमागी लोग हैं जिनके पास 2200 कैलोरी है, इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा एकेडमिक डिग्री को अचीव किया है, इसलिए इनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। इसको कहा जाता है स्किल लेबर और इनको कहा जाता है अनस्किल लेबर। तो इस प्रकार अपन ये देखेंगे, ये अपन ने प्राथमिक क्रियाकलापों में को 2 भागों में बांटा है। अब अपन इसके आगे और पढ़ते हैं क्या होते प्राथमिक क्रियाकलाप, किन पर आश्रित है प्राथमिक क्रियाकलाप, इसके बारे में देखते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप
तो सबसे पहले तो यह है कि प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप, इनको कैसे बांटा गया है? इनको जैसा कि मैंने बताया, इनको स्किल प्लस टेक्नोलॉजी, स्किल प्लस टेक्नोलॉजी के आधार पर बांटा गया है। जो व्यक्ति जितना स्किल है वो उतने बड़े लेवल पर आएगा। जैसे कि जो व्यक्ति मजदूर है वो एक लेवल पर आएगा। इसके बाद जो मजदूरी के बाद जो कोई थोड़ा सा, जैसे कि गेहूं से बिस्किट बनाना सीख गया, उसको कहेंगे अपन द्वितीय क्रियाकलाप में। और इसी प्रकार से तृतीय क्रियाकलाप में वह व्यक्ति आएगा जिसको थोड़ी नॉलेज है। जैसे कि यह क्रियाकलाप में सेवाएं दी जाती है, जैसे कि नाई की सेवा हो गई, नाई की सेवा के बाद रेल सेवा है, बस सेवा है, इसके बाद किसी टीचर की सेवा है, कॉलर ट्यून की सेवा है, और इसके बाद जैसा कि ये देखा जाए और एकेडमिक सेवा है। चतुर्थ क्रियाकलाप में वह व्यक्ति आएगा जो थोड़ा और इनसे स्किल है, जैसे कि प्रोफेसर है जो नीति निर्णायक होता है। और पंचम गतिविधियों में समस्त देश का प्रतिनिधित्व करने वाला या बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति आएगा जिसके पास पावर भी है और जिसके पास डिसीजन मेकिंग भी है। जैसे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सेकंड नंबर पर का है, राष्ट्रपति थर्ड नंबर पर का है, लोकसभा फोर्थ नंबर पर का है, सांसद कोई, क्योंकि यह बहुत बड़े एरिया को सिर्फ अपने दिमाग से ही सोल्व कर लेते हैं, जबकि यह एक छोटे से एरिया को ही, जैसे कि खुदाई की उसने, सिर्फ एक छोटे से ही एरिया में इसका दिमाग चलता है। इसलिए प्राथमिक क्रियाकलाप को अन्य क्रियाकलापों से भिन्न माना जाता है। अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिसके लिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर्यावरण पर निर्भर होता है। जो भी उसकी सब कुछ है वो प्रकृति पर ही निर्भर है। क्योंकि यहाँ मनुष्य कम पढ़ा लिखा है। यह टर्म एंड कंडीशन किस देश की है? यह टर्म एंड कंडीशन है विकासशील देशों की। जबकि प्राथमिक क्रियाकलाप तो विकसित देशों में किए जाते हैं, तो वहां पर स्किल, लेबर प्लस टेक्नोलॉजी अधिक पाई जाती है विकसित देशों में। क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम अधिक है। अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर होते हैं। जैसे कि प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या क्या आएगा? लेबर लोग क्या क्या कार्य करते हैं? लेबर लोग जैसे कृषि कार्य करते हैं, इसी प्रकार पशुपालन, संग्रहण। अब किस चीज का संग्रहण? संग्रहण में आएगा वनों से पेड़ों की छाल से, पेड़ों से छाल प्राप्त करना, उन छाल से कुनैन की गोलियां बनाना। इसी प्रकार पेड़ों से विभिन्न प्रकार की पत्तियां तोड़कर उनकी औषधि बनाना। और इसी प्रकार से आखेट, आखेट मतलब होता है शिकार करना, किसी भी जानवर का शिकार करना ही क्या है? आखेट। तो प्राचीन काल में मनुष्य आखेट के माध्यम से ही जीवन जीता था। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे किसी भी व्यक्ति में आखेट की जो कार्य क्षमता है वो घटती गई और धीरे धीरे तकनीकी स्तर से उसने शाकाहारी खाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार देखते हैं अपन मत्स्य पालन, मछली पकड़ना। मछली भी क्या है? एक नेचुरल है। इसी प्रकार है लकड़ी काटना, वनों से औषधि लाना, और इसी प्रकार खनन करना। खनन मतलब होता है माइनिंग। जैसे कि कोयले की खदान है, कोयले के बाद पेट्रोलियम की खदान है। और इसी प्रकार और अपन देखें कि विभिन्न विभिन्न सोने चांदी, विभिन्न प्रकार की धातुओं की खदान है। इन धातुओं को और इन जैसे कि कोयला है, जैसे कि प्राकृतिक गैस है, इन पर कौन वर्क करता है? इन पर लेबर व्यक्ति ही इन पर वर्क करता है। अब वो लेबर व्यक्ति कैसे वर्क करेगा? वो फावड़ा चलाएगा, फावड़े के बाद वो गैंती चलाएगा। इसी प्रकार से वो विभिन्न विभिन्न क्रियाकलापों से प्रकृति से ही जुड़ा रहेगा। इसलिए अपन इसको कहते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राइमरी सेक्टर। इसके कुछ उदाहरण और अपन देखते हैं। जैसे कि
पशुपालन में मीट या मांस का प्रोडक्शन करना। अब जो पशु में पाले जाते हैं वो पशु दूध के लिए भी पाले जाते हैं और वो पशु मांस के लिए भी पाले जाते हैं। जैसे कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पशु क्यों पाले जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पशु मांस और दूध के लिए पाले जाते हैं क्योंकि पशु एक प्राकृतिक जीव है, इसलिए इसको प्राथमिक कैटेगरी में रखा गया है। इसी प्रकार से फॉरेस्ट्री, वनों से लकड़ी काटना। अब वनों से लकड़ी कौन लोग काटेंगे? स्किल लोग काटते हैं या अनस्किल लोग काटते हैं? वनों से लकड़ी जिनके पास स्किल नहीं वो लोग काटते हैं, जैसे कि इनमें आ जाएंगे जनजातीय लोग और या आदिवासी लोग। इसी प्रकार अपन देखेंगे माइनिंग। माइनिंग में विभिन्न प्रकार की माइनिंग आई, जैसे कोयले की खदान है, कोयले के बाद पेट्रोलियम की खदान है, विभिन्न प्रकार की धातुओं की खदान है, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मोती। इस प्रकार अपन देखेंगे माइनिंग। इन माइनिंग में दो प्रकार के लेवल कार्य करते हैं, एक स्किल लेवल कार्य करते हैं और जिनके पास टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा, जिनके पास दिमाग भी बहुत ज्यादा है, और इनमें वह लोग भी कार्य करते हैं जिनके पास दिमाग बहुत कम है, जैसे कि मजदूर लोग। इसी प्रकार अपन देखें प्राथमिक क्रियाकलाप में, प्राइमरी सेक्टर में, यह है मत्स्य पालन यानी मछली पकड़ना। मछली पकड़ना भी किस कैटेगरी में आएगा? मछली पकड़ना भी आएगा प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर में। क्यों? क्योंकि यह भी एक प्राथमिक जीव है। अब यह देखा जाए कि किन क्षेत्रों में मछली को अधिक पकड़ा जाता है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल से देखा जाए, यह अपना इंडिया है। इंडिया के जो कोस्टल रीजन है, ये वाले कोस्टल रीजन में अत्यधिक मछली पालन या मछली को पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर वाला ये रीजन है, यहां पर खाद्यान्न के लिए जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, चना, विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, क्योंकि यहां से खाद्यान्न की पूर्ति हो जाती है। और इसी प्रकार देखा जाए जो कोस्टल एरिया है, वह कोस्टल एरिया में खाद्यान्न की पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए यह लोग ज्यादातर मत्स्य पालन पर निर्भर रहते हैं। इसलिए अधिकांशतः मछली पालन किस एरिया में किया जाता है? अधिकांशतः मछली पालन तटीय इलाकों में किया जाता है। जैसे कि इसका और उदाहरण देखा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा मछली पालन किस राज्य में किया जाता है, तो भारत में सबसे ज्यादा मछली पालन फर्स्ट नंबर पर है वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा मछली कहां पर पकड़ी जाती है? सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है पश्चिम बंगाल में। क्यों? क्योंकि वहां पर खाद्यान्न की पूर्ति बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, इसलिए यहां पर मछली पालन अधिक किया जाता है। इसी प्रकार अपन देखें जैसे क्रॉप्स, फसलों का प्रोडक्शन, ये भी प्राथमिक कैटेगरी में आएगा। फिशेस, फिश के बाद वूल, ऊन का उत्पादन, भेड़ से ऊन प्राप्त किया जाता है। यह भेड़ कहाँ की है? यह भेड़ शीतोष्ण या ठंडी जलवायु में निवास करती है। इसी ठंडी जलवायु के कारण इसमें बहुत ज्यादा ऊन पाए जाते हैं, ये भी प्राकृतिक है। इसके बाद देखा जाए यहाँ पर ये वनस्पति या सब्जियां उगाना, इसको कहते हैं अपन हॉर्टी कल्चर। इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं, जो सब्जियां पास वाले शहर को खाद्य की आपूर्ति कराती हैं। इसमें यह आ जाएगा मुर्गी पालन, मछली पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन। इसमें और उदाहरण है जैसे कि ये वाणिज्यिक कृषि, इसके बाद ये चाय की कृषि, इसके बाद विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना, विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाना। यह किसमें? यह सब प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। सेकंड नंबर पर देखते हैं अपन आखेट एवं भोजन संग्रहण। अब अपन यह देखेंगे
कि आखेट क्या होता है और भोजन संग्रहण क्या कहाँ होता है, किन किन रीजन में आखेट और भोजन संग्रहण किया जाता है। सबसे पहले तो अपन जानेंगे कि आखेट, आखेट मतलब शिकार करना। अब यह शिकार करना दो क्षेत्र में किया जाएगा। जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहेंगे शीतोष्ण, कोल्ड रीजन। इस वाले एरिया को कहेंगे अपन हॉट रीजन। तो कोल्ड रीजन में किस प्रकार के जीव पाए जाए, कोल्ड रीजन में जैसे सफेद भालू, उसके बाद रेनडियर, इस प्रकार के जीवों का शिकार किया जाता है। जबकि शीतोष्ण कटिबंध में अत्यधिक वनस्पति है। क्यों अत्यधिक वनस्पति? क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक तापमान है, अत्यधिक वर्षा है, सूर्य ताप और वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा हरित वनस्पति, यहाँ पर हरित वनस्पति पाई जाती है। हरित वनस्पति जहां पर अधिक पाई जाएगी वहां पर ही जीवों की अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब है कि किसी भी एक क्षेत्र विशेष में, छोटे से क्षेत्र विशेष में अत्यधिक प्रजाति का पाया जाना, उसे ही कहते हैं पर जैव विविधता। तो इस वाले एरिया में, विषुवत वाले एरिया में बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान और वर्षा अधिक है, इसलिए जैव विविधता अधिक है। जबकि जो ठंडे रीजन है या जो कोल्ड रीजन है, यहाँ पर जैव विविधता बहुत कम पाई जाती है। जैव विविधता कम पाई जाएगी तो यहाँ पर प्रजातियों की संख्या भी कम पाई जाती है। इसलिए है सिर्फ छोटे से ही जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि यहाँ साल मछली, साइमन मछली, और इसी प्रकार यहाँ देखें रेनडियर, सफेद भालू या पेंगुइन, यहाँ पर वो छोटी सी खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। बहुत कम जीव पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अधिक प्रजातियां पाई जाती है लेकिन कम जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रजातियां तो बहुत कम पाई जाती है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर कुत्ता है तो कुत्ते की सिर्फ एक ही प्रजाति पाई जाएगी। जैसे कि एग्जांपल रेनडियर, तो यहाँ पर रेनडियर 1000 पाए जाएंगे मान के चलो, जबकि यहाँ पर कुत्ते की 1000 प्रजातियां पाई जाएंगी। और एक 1000 प्रजातियों में भी 10 लेब्राडोर है, 10 जर्मन शेपर्ड है, इस प्रकार की प्रजातियां पाई जाएंगी। तो अपन यह देखते हैं कि लोग कैसे आखेट संग्रहण करते हैं। मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसाय संग्रहण तथा आखेट है। संग्रहण मतलब होता है कि वनों से उपयोगी वस्तुएं को लाना या उपयोगी वस्तुओं से मार्केट में उन्हें बेच देना। जैसे कि संग्रहण में क्या करते हैं, संग्रहण करते समय आदिवासी लोग यहाँ से गोंद, पेड़ों की छाल आदि अपने घर लाते हैं। इसका उपयोग करके ये क्या बना देते हैं, इसका उपयोग करके है औषधि, इसके बाद कुछ उपयोगी पत्तियां बेच देते हैं, कुछ उपयोगी लकड़ियां बेच देते हैं। इस प्रकार से संग्रहण में ये भी देखा जाए कि जैसे कि फलों का संग्रहण कर लिया इन्होंने, फलों के बाद इन्होंने सब्जियों का संग्रहण कर लिया। संग्रहण को कहते हैं इकट्ठा करना। ये वनों पर जाते हैं और वनों से वस्तुएं एवं सामान लाकर इनको इकट्ठा करते हैं, इसको कहते हैं अपन संग्रहण। मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसाय संग्रहण तथा आखेट है। जब तकनीकी का विकास नहीं हुआ था तब मानव पहले के समय में, प्राचीन समय में आदि मानव था तो वह संग्रहण और आखेट करता था। लेकिन वर्तमान समय में तकनीकी विकास हो जाने के कारण आजकल बाजार में सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, तो यह संग्रहण तथा आखेट का पहले की मुताबिक कंपैरेटिव थोड़ा कम हो चुका है इनका संग्रहण करना। सबसे पहले अपन देखें आखेट क्या होता है। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। अब किसी भी पशु या किसी भी पक्षी का शिकार किया जा सकता है, जो कि मैंने बताया कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक पशु और पक्षी पाए जाते हैं, अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस कारण से यहाँ पर आखेट करना आसान होता है और यहाँ पर जीवन जीना भी आसान होता है। जबकि जो कोल्ड रीजन है, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र, उप ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ पर प्रजातियां तो बहुत अधिक पाई जाती है, लेकिन प्रजातियों की जो उप प्रजाति है वो बहुत कम पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ ही प्रजातियां पाई जाती है, रेनडियर, दूसरा साल मछली। और यहाँ पर जनसंख्या भी विषुवत रेखीय क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ पर जनसंख्या भी कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जीवन निर्वाह बहुत कठिन है, इसलिए। अब अपन आगे देखा जाए कि भोजन संग्रहण।
वनों से विभिन्न प्रकार के औषधि, विभिन्न प्रकार की पत्तियां, विभिन्न प्रकार की छाल लाना ही क्या है? भोजन संग्रहण। भोजन संग्रहण का अर्थ होता है अपनी जरूरत के लिए भोजन इकट्ठा करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही भोजन इकट्ठा करना। ये लोग मार्केट में नहीं बेचते, क्यों? क्योंकि उनके पास पूंजी ही नहीं है। सिर्फ ये अपने पेट पालने के लिए ही कार्य करते हैं। यदि इन्होंने बाजार में बेच दिया इसको और इनके पास कैपिटल आ गई, इनके पास पैसे आ गए, तो यह सीधा वाणिज्यिक व्यवसाय में आ जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी पहुंच मार्केट तक हो गई। इनकी पहुंच मार्केट तक नहीं रहती, सिर्फ इनकी पहुंच अपने परिवार तक ही रहती है। यह एक मुखिया होता है परिवार का, भाई अपना और अपने परिवार का ही पालन पोषण कर पाता है, इसलिए यह निर्वाह श्रेणी में आता है। जरूरत के लिए ही भोजन इकट्ठा करते हैं, सिर्फ जितनी इनको नीड है उतना ही ये भोजन इकट्ठा करते हैं। और यह अन्य क्षेत्रों से, अन्य ये समझ लो कि जैसे कोई ये फॉरेस्ट एरिया है और इसके बाद ये शहर है, तो ये शहर से अलग ही रहते हैं, अपना अलग ही संस्कृति जीते हैं। ये इन कैटेगरी में कौन आते हैं? एससी के लोग। एससी में भी जैसे देखा जाए आदिवासी, कुछ एसटी के जो, इनमें भी गौड़, भील, संथाल, मुंडा हो। इसी प्रकार दक्षिण भारत की कुछ प्रजातियां जैसे कि मलयालम, चेचू और कुरुमा, येरुबा, ये कहाँ की? दक्षिण भारत की प्रजातियां हैं। आगे देखते हैं अपन। अब संग्रहण के भी 3 रूप है। संग्रहण भी, जो भोजन का संग्रहण है, वह भी 3 रूपों में किया जाता है। पहला संग्रहण है जीविकों का भोजन संग्रहण, मतलब कि सिर्फ अपने जीवन जीने के लिए या जितने अपनी पेट को जरूरत है या जितनी परिवार को जरूरत है उतना ही भोजन इकट्ठा करना, इसको कहते हैं जीविका पर्जन। सेकंड नंबर पर है वाणिज्यिक संग्रहण। वाणिज्यिक मतलब होता है जिसकी बाजार तक पहुंच हो, उसे अपन कहेंगे व्यवसायिक संग्रहण। यहां पर यह किन देशों में किया जाएगा? जैसे कि जीविका पर्जन संग्रहण है, यह किन देशों में किया जाएगा? यह किया जाएगा विकासशील या अविकसित, जहां पर सिर्फ लोग अपने पेट के लिए कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर तकनीकी का स्तर बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर लोग के पास पर कैपिटा इनकम नहीं पाया जाती, प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पर बहुत कम होती है। जबकि वाणिज्यिक संग्रहण में किन देशों का योगदान जाता है? इनमें है विकसित देश में जैसे यूरोपियन देश, उत्तर अमेरिका वाले देश, इसी प्रकार से कुछ और देश देखा जाए, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, हॉलैंड, और भी देखा जाए जैसे कि बेल्जियम और थोड़े पूर्वी यूरोपीय देश। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर वाणिज्यिक संग्रहण किया जाता है। यह यहाँ के लोग वनों में जाते हैं और उपयोगी वस्तुएं तोड़कर लाते हैं, उन वस्तुओं को बाजार में बेचते हैं और बाजार में बेचने से जितनी भी आय की प्राप्ति होती है उस आय को ये कुछ अपने खर्चे के लिए रखते हैं और वापस से उनमें इन्वेस्ट कर देती है, इसलिए इनको कहते हैं वाणिज्यिक संग्रहण। और तीसरा संग्रहण होता है संगठित संग्रहण। संगठित मतलब होता है कि शहर के कुछ लोगों ने, जैसे ये विभिन्न शहर के कुछ लोग, जैसे भी किसी भी जंगल, जैसे कि बेलीकोंडा के जंगल में चले गए, शेषाचलम के आंध्र प्रदेश में लाल चंदन, आंध्र प्रदेश में लाल चंदन के पेड़ है। यहाँ किस एरिया में है? यह है शेषाचलम। शेषाचलम वाले एरिया में तो कुछ कबीले ने किया, सरकार से परमिशन मांगी और उन्होंने कहा कि हम लाल चंदन का व्यापार करेंगे, तो इस सरकार ने इनको परमिशन दी। तो इस प्रकार यह संगठित संग्रहण करेंगे, मतलब कि सब लोग मिलकर लाल चंदन को इकट्ठा करेंगे, सब लोग मिलकर फलों को इकट्ठा करेंगे, या सब लोग मिलकर विभिन्न प्रकार के जहां जहां पर औषधीय पौधे उनको इकट्ठा करेंगे, इसको कहेंगे अपन संगठित संग्रहण। अब अपन ये देखेंगे आगे
देखा जाए कि प्रमुख क्षेत्र, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन ये देखते हैं कि पशुचारण। अब अपन देखेंगे पशुचारण क्या होता है। कि जब प्राचीन काल में लोग सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले लोग दर बदर यहां से वहां भटकते रहते थे अपने पशुओं को लेकर। तो जब क्या किया इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने आखेट करना, प्राचीन काल के लोगों ने आखेट करना। आखेट के बाद इन्होंने भोजन संग्रहण, आखेट मतलब होता है शिकार करना। तो एक किसी भी जानवर के पीछे हजारों नहीं, जब अपन कह दो कि 10-20 किलोमीटर दौड़ना, उसके बाद उनको भोजन की प्राप्ति होती थी। इसी प्रकार से कहें कि अपन भोजन संग्रहण, तो भोजन संग्रहण में लोगों को जंगलों जंगलों भटकना पड़ता था, इसके बाद भोजन का संग्रहण किया जाता था। तो इस प्रकार इन्होंने 2 कार्य स्टार्ट किए, और 2 कार्य के बाद इन्होंने तीसरा कार्य स्टार्ट किया, पशु पालन। अब पशुपालन भी 2 प्रकार का होता है। एक पशुपालन होता है चलवासी पशुचारण, यानी कि लोग कबीलों में, कबीलों मतलब होता है कि एक ही परिवार या 10-20 परिवार के बहुत सारे लोग मिलकर, जैसे कि यहां पर 10-20 लोग मिलकर यह पशुओं को पर्वतों पर चरा रहे हैं, तो इसको कहेंगे अपन चलवासी पशुचारण। और यह एग्जाम्पल है वाणिज्यिक पशुपालन। किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में, छोटे से एरिया में चकबंदी करके विभिन्न पशुओं को चराना ही क्या कहते हैं, इनको कहेंगे वाणिज्यिक पशुपालन। यहाँ पर एरिया भी छोटा होता है और पशुओं की संख्या भी सीमित होती है, और यहाँ पर किसी भी एक पशु को पाला जाता है। जबकि चलवासी पशुचारण में एक से अधिक पशु, जैसे कि घोड़ा, बैल, सुअर, इसके बाद गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, विभिन्न प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। इन पशुओं को दूध और मांस के लिए पाला जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं चलवासी पशुचारण। चलवासी मतलब होता है कि लोग एक स्थान से चलकर बहुत दूर किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200, 500, 1000 किलोमीटर तक अपने पशुओं को लेकर चलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण में समुदाय मतलब विभिन्न एक परिवार है, उसमें 6 लोग हैं, दूसरे परिवार में 6 लोग हैं, तीसरे परिवार में 6, तो ऐसे इसको समुदाय को अपन कबीला बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग पशुओं को लेकर चलते हैं। समुदाय अपने पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। मतलब कि इन्हों पशुओं को खाने के लिए क्या चाहिए, इनको खाने के लिए चाहिए चारा प्लस पीने के लिए पानी, इसलिए है एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं। अब अपन आगे देखेंगे कि कौन से समुदाय हैं, कैसे स्थानांतरित होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। अब दूसरे नंबर पर है वाणिज्यिक पशुपालन। अब वाणिज्यिक पशुपालन मतलब ये होता है, वाणिज्य मतलब ये होता है कि जिसकी पहुंच मार्केट तक हो, जो दूध या मांस को मार्केट तक बेचे पैसे कमाए, फिर पैसे के बाद अपने शौक को या अपनी जरूरत को पूरा करे, उसी को कहते हैं अपन वाणिज्यिक पशुपालन। वाणिज्यिक पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फर्म पर किया जाता है। फर्म मतलब होता है एक जगह जहां पर स्थायी रूप से पशुओं को पाला जाता है एवं उनका वैज्ञानिक रूप से, जैसे कि उनका प्रजनन है, उन प्रजनन के बाद उनकी देखरेख है, उनकी बीमारियों का इलाज वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी भी अधिक होती है। टेक्नोलॉजी के बाद इनके पास कैपिटल मतलब होगा पूंजी भी अधिक होती है, इसलिए इनका बहुत अच्छे तरीके से पालन किया जाता है और उनके चारों ओर की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। इनके चारों ओर मेड़बंदी कर दी जाती है। जैसे कि ये पशु, इनको एक ही स्थान पर रखा जाता है, एक ही समय इनको भोजन दिया जाता है और एक ही समय इनकी बीमारियों से इलाज किया जाता है। इसी प्रकार से इनका दूध निकालने के लिए गायों का इनको एक व्यवस्थित से क्रम में रखा जाता है एवं इनका मशीनों से के द्वारा इनसे दूध निकाला जाता है। मशीनों के द्वारा इनको
काट दिया जाता है, मशीनों के द्वारा इनसे मांस बनाया जाता है। यह है वैज्ञानिक, इनकी सहायता से यह वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। अब अपन देखेंगे कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में क्या अंतर है। सबसे पहले अपन देखते हैं वाणिज्यिक पशुधन या वाणिज्यिक पशुपालन। इसका अर्थ है वाणिज्यिक पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फर्म पर किया जाता है और उनके चारों ओर की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि एक क्षेत्र विशेष पर विभिन्न पशुओं को रखा जाता है, लेकिन इनकी प्रजातियां एक ही रहती हैं। सिर्फ यहाँ पर एक ही प्रजाति पाई जाएगी, या यहाँ पर घोड़ा पाया जाएगा, घोड़ा, बैल, बकरी, सिर्फ एक ही प्रजाति के ही पशु पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पूंजी। तो इस प्रकार के पशुपालन में पूंजी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। पूंजी की आवश्यकता क्यों अधिक? क्योंकि उनको अच्छे से देख रेख रखना है, अच्छे से पशु का फार्म रखना है, एक ही प्रकार की जनसंख्या रखनी है, पशुओं की अच्छी वैज्ञानिक देखभाल होनी चाहिए, इसलिए यह पूंजी प्रधान है। यहाँ पर पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है। एक बाड़ा बना दिया जाता है, उस बाड़े में पशुओं को पाला जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। नेक्स्ट, पशुओं की देखभाल। पशु प्राकृतिक रूप से बाड़े होते हैं और उनकी विशेषज्ञ देखभाल की जाती है। उनकी बहुत अच्छे तरीके से देखभाल की जाती है कि कोई पशु बीमार है, कोई पशु बीमार नहीं है, यह कितना लीटर गाय दूध दे रही है, कितने लीटर भेड़ दूध दे रही, इनका वाणिज्यिक रूप पर इनका उपयोग किया जाता है। और अपन देखें पशुओं के प्रकार, इसमें उसी विशेष पशु को पाला जाता है जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल होता है। जैसे कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या कोल्ड क्षेत्र में भेड़ पालन किया जाता है। और इसी प्रकार से अपन देखा जाए कि मरुस्थलों में ज्यादातर कौन सा पशु पाला जाता है? मरुस्थलों में ज्यादातर या तो बकरी या तो ऊंट, इनको मरुस्थलों में पाला जाता है। क्यों इनको मरुस्थलों में क्यों पाया जाता है? क्योंकि यह प्रकृति के अनुकूल रहते हैं और इनको यह सर्वाइव कर जाते हैं प्रकृति के, इसलिए इनको पाला जाता है। क्षेत्र देखा जाए कि यह मुख्यतः नई दुनिया में प्रचलित है। वाणिज्यिक पशुपालन नई दुनिया का मतलब हुआ डेवलप्ड, विकसित देश। क्योंकि इनके पास पर कैपिटा इनकम अधिक होती है, प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है, इसलिए इनकी बाजार तक पहुंच होती है। इसीलिए ही यह इन क्षेत्रों में नई दुनिया देशों में पाला, जो कि नई दुनिया वाले देश कोल्ड रीजन में है। तो अपन वैसे ही देखते हैं जहां पर अधिक ठंडी होती है वहां पर पशुपालन करना बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ठंड में ना मांस सड़ता है और ना दूध सड़ता है, उनको बहुत अधिक समय तक रखा जा सकता है। फिर आगे देखें, विश्व में न्यूजीलैंड एक डेवलप कंट्री है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी वाले भाग में यहाँ पर पशुपालन किया जाता है। और अर्जेंटीना भी एक डेवलप कंट्री है और यह कोल्डेस्ट रीजन है। जहां पर भी वाणिज्यिक पशुपालन किया जाएगा वह विकसित देश के साथ कहां पर किया है? जहां की जलवायु ठंडी है। क्यों उन्हीं रीजन में क्यों किया जाता? क्योंकि यहाँ पर जब ठंडी चीज में कोई भी अपन सामान रखेंगे तो वह अधिक दिनों तक स्थायी रहता है, अधिक दिनों तक नहीं सड़ता, इसलिए ठंडे क्षेत्रों में ज्यादा अच्छा पनपा। उरुग्वे, यूएसए का पूर्वी वाला पार्ट वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। अब अपन देखेंगे कि चलवासी पशुचारण के क्षेत्र। कि चलवासी पशुचारण क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पशुओं को ले जाना ही चलवासी पशुचारण है। यह पशुचारण जनजातियों द्वारा, यह पशुपालन जनजातियों द्वारा किया जाता है। जैसे कि भारत में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया। इसके बाद जैसे कि दक्षिण भारत में देखा जाए तो जैसे कि कुरुम्बा, एरुवा, और जैसे कि
गिरी पर्वत पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है? यहाँ पर टोडा जनजाति पाई जाती है। इन जनजातियों के द्वारा पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। और इसका एक महत्वपूर्ण फैक्ट है चलवासी पशुचारण। जैसे कि ये माउंटेन है चलवासी पशुचारण, इसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेशन करते हैं, इसलिए इस वाले क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांस ह्यूमन। ट्रांसह्यूमन मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशु आते जाते रहते हैं। जैसे कि यह देखा जाए भारत वाले रीजन में या विश्व के किसी भी रीजन में यह देखा जाए कि ठंडे वाले जब ठंडों का सीजन आता है तो यह माउंटेन के ऊपर से यह घाटी की ओर नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक बर्फ पड़ने लगती है, इसलिए है ऊपरी पर्वत से घाटी में आ जाते हैं और यहाँ पर पशुपालन नए चारागाहों से पशुपालन करते हैं। और इसी प्रकार यह गर्मियों में जब यहाँ की बर्फ पिघल जाती है पूरे माउंटेन की, तो यह वापस से माउंटेन पर जाते हैं और यहाँ पर जब बर्फ पिघल जाएगी तो बर्फ के नीचे नई नई चारागाह उग जाएंगे, नई नई घासें उग जाएंगी, तो यह नीचे से ऊपर पशुओं को लेकर जाते हैं और चारागाह कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसह्यूमन्स। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को लेकर ही जाना क्या है? ट्रांसह्यूमन्स है। अब अपन ये देखें कि वर्ल्ड में चलवासी पशुचारण के कौन कौन से क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की चर्चा की जाए। इसके प्रमुख 3 क्षेत्र हैं, जैसे कि उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया होते हुए मध्य चीन तक, जैसे कि यह है अटलांटिक के पश्चिमी तट से यह पूरा अफ्रीका, यही वाला रीजन चलवासी पशुचारण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल है, यहाँ पर जीवन सर्वाइव करना बहुत कठिन है, यहाँ पर लोगों के लिए खाने को नहीं है। पर इसी प्रकार यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर ना कोई ज्यादा वनस्पति है, इसलिए लोग खाने की तलाश में दर दर भटकते रहते हैं और बहुत ज्यादा माइग्रेशन करते हैं। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन है ये वाला यूरेशिया और कनाडा वाला रीजन। यह रीजन यहाँ पर अत्यधिक ठंड है, जीवन करना बहुत कठिन है और यहाँ पर प्रजातियां में सिर्फ रेंडियर बहुत ही कम प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाना की तलाश में भटकते रहते हैं। तीसरा रीजन है यह है मेडागास्कर और पश्चिमी अफ्रीका। चूंकि अपन यहाँ देखते हैं यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल। अब मरुस्थल में जीवन जीना के लिए सर्वाइव ही नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग भी यहाँ पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है हंट एंड टाट ट्राइब्स पाई जाती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाना की तलाश में कबीले के रूप में भटकते रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर मेडागास्कर, और इसी प्रकार देखा जाए यहाँ पर कुछ क्षेत्र मलेशिया, इंडोनेशिया, पूर्वी एशिया, यह है पूर्वी एशिया का वाला क्षेत्र। यह किसका क्षेत्र है? यह है चलवासी पशुचारण का क्षेत्र। ये अपन ने दूसरा क्षेत्र देखा, यह है दूसरा क्षेत्र यूरोप एशिया के टुंड्रा क्षेत्र। यह है यूरोप एशिया के टुंड्रा क्षेत्र, यह है दूसरा रीजन। यह है पूरा पहला रीजन। और तीसरा रीजन की बात की जाए दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप। यह है दक्षिण पश्चिमी एशिया और मेडागास्कर, अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप, यह है थर्ड रीजन। अब अपन देखते हैं कि वाणिज्यिक पशुपालन के कौन कौन से क्षेत्र हैं। जैसा कि अपन को पता है कि वाणिज्यिक पशुपालन विकसित देशों में किया जाता है, या जहां पर विकसित कंट्री है, जहां पर कैपिटा इनकम है, वहां किया जाता है। जैसे कि यह मुख्यतः नई दुनिया में प्रचलित, नई दुनिया मतलब होता है विकसित देश। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना,
उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार का पशुपालन किया जाता है। और अपन यह देखें कि यह तो अपना हो चुका है प्रमुख क्षेत्र में। और देखें कि आदिकालीन निर्वाह क्या होता है। आदिकालीन निर्वाह किन क्षेत्रों में किया जाता है। आदिकालीन निर्वाह मतलब होता है कि आदिवासी लोग अपने जीवन के लिए किस प्रकार से निर्वाह कर रहे हैं, किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। इस क्षेत्र में अफ्रीका, दक्षिण व मध्य अमेरिका और उष्ण कटिबंधीय भाग पूर्वी एशिया शामिल है। इसके बाद विस्तृत वाणिज्य का हमने अभी देखा कि वाणिज्यिक पशुपालन किस रीजन में अधिक किया जाता है। वाणिज्यिक पशुपालन ठंडे कोल्ड प्लस डेवलप कंट्री में अधिक किया जाता है, जैसे कि स्टेपी के यूरेशिया के क्षेत्र, यह उत्तर अमेरिका के पेरिस, अर्जेंटीना के पंपास के मैदान, इसी के बाद दक्षिण अफ्रीका के बेल्ट। यह उस एरिया को दर्शाता है जहां पर अत्यधिक विकसित रूप से कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है, जहां पर बहुत बड़े बड़े मैदान हैं। मैदानों में यहाँ पर घाटियों में पशुओं एवं कृषि की जाती है। क्योंकि यहाँ पर कोल्डेस्ट रीजन है और पशुओं की भी बहुत अच्छी देखभाल हो जाती है। इसी प्रकार देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का डाउन क्षेत्र और न्यूजीलैंड का कैंटरबरी घास का मैदान। क्यों यहां पर अधिक विकसित क्यों है? क्योंकि यहां पर वही मैंने बताया, पर कैपिटा इनकम और जलवायु बहुत अच्छी अनुकूल है। तीसरा क्षेत्र और अपन कह सकते हैं डेयरी कृषि क्या होती है। यह कहां पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। यह अपन आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। अब जैसे कि पुष्प उत्पादन है, पुष्प उत्पादन कहां पर अधिक किया है, जैसे कि नीदरलैंड में ट्यूलिप पुष्प है जिसकी पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड है। यह सबसे ज्यादा फूलों का उत्पादन करता है नीदरलैंड। किस फूल का? ट्यूलिप। यह एक विशेष प्रकार का फूल होता है जिसकी यूरोप के साथ साथ एशिया के भी विभिन्न देशों में इसकी पहुंच है और बहुत ज्यादा इसका क्रेज है। इसके बाद उद्यान कृषि, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका। उद्यान कृषि क्या होती है? उद्यान कृषि का मतलब है एक छोटे से एरिया में यहाँ सब्जियों को लगा देना या छोटे से एरिया में फूलों को लगा देना, जिससे शहर की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं? उद्यान कृषि। मिश्रित कृषि, अत्यधिक विकसित भाग। मिश्रित कृषि मतलब होता है कि कृषि के साथ पशुपालन किया जाना है। क्या है? मिश्रित कृषि है। यह अत्यधिक विकसित देश जैसे कि उत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया कुछ भागों में किया जाता है। इसी प्रकार सामूहिक कृषि, जब बहुत सारे लोग मिलकर सामूहिक कृषि करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? कोल खोज। यह कहां पर विकसित है? यह नाम रूस में क्रांति के बाद सामने आया, कोल खोज। यह अपन ने देख लिया वाणिज्यिक पशुपालन। अब अपन देखेंगे कि वाणिज्यिक पशुपालन के कौन कौन से क्षेत्र हैं। वाणिज्यिक पशुपालन जैसे कि ये अमेरिका का पेरी वाला रीजन, और इसी प्रकार यह है अर्जेंटीना का पंपास का मैदान। इसी प्रकार अफ्रीका का बेल्ट का मैदान। इसी प्रकार एशिया का यह वाला पूरा रीजन स्टेपी क्षेत्र। इसी प्रकार है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी क्षेत्र। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप मानव की समस्त जरूरतों को पूरा करती हैं, चाहे वह प्रकृति से जुड़ी हो, चाहे मनुष्य के वातावरण से जुड़ी हो। सभी प्रकार की आर्थिक संसाधनों की पूर्ति प्राथमिक क्रियाकलाप से ही की जाती है। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे फ्यूपी एजुकेशन के
ऐप को अभी डाउनलोड कीजिएगा और इससे और अधिक डेप्थ में पढ़ने के लिए अभी प्ले स्टोर से जाकर फ्यूपी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। और यदि यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट जरूर करो और यह बताओ कि हम आपके लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं। थैंक यू।